Manoj sir, kindly unmute yourself, please. Yes, yes, sir. Yes, now you can take class. I have made you co-host. Okay. हाँ, गुड आफ्टरनून। आज विश्व युवा कौशल दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, इससे पहले जो पढ़ा गया था, हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये देखा गया था कि 3 तरह की मोटर के बारे में पढ़ा गया था। एक तो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा जो था कम्यूटेटर टाइप मोटर, और तीसरा जो है वो सिंक्रोनस टाइप मोटर। इसमें से हम लोग ये पढ़ चुके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर टाइप मोटर पढ़ा जा चुका है, और आज जो पढ़ना है वो सिंक्रोनस टाइप मोटर के बारे में पढ़ना होगा। अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे होंगे तो सिंक्रोनस मोटर में अगर ये देखा जाए कि पहले तो ये जान लेते हैं इसकी सिंक्रोनस होता क्या है या सिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिंक्रोनस क्या होता है, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में डिस्कशन। सिंगल फेज सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात किया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंक्रोनस क्या होता है, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टेटर है, और इस स्टेटर में यहाँ पे रोटर को प्लेस किया गया होगा, रोटर को इस स्टेटर में प्लेस किया गया होगा। यहाँ पे सप्लाई हम लोग आर, वाई और बी नेचर की सप्लाई दिया जा रहा होगा। रोटर में एक बाइंडिंग की गई होगी, और इस बाइंडिंग को हम लोग एक सप्लाई से जोड़ दिया गया होगा। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं, यहाँ पे ये देखा जाए कि हमने ये कहा कि अगर हम लोग इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तो जब 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो इसके स्टेटर में एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या ये कह सकते हैं कि इसके स्टेटर में एक जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है
इसके स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वह सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है। 120 या बाई पी स्पीड से यह रोटेट करने लगता है। क्या? जो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा। अब इसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि ये रोटर है, रोटर को जब हमने सप्लाई दिया, अगर हमने ये कहा कि मान लेते हैं यहाँ पे एक रोटर को दिखाया जा रहा है और इसको जो है एक सप्लाई से कनेक्ट किया जा रहा होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही रहती है तो उस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो ये मान लेते नॉर्थ पोल बना होगा और ये साउथ पोल बना होगा। जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा इसको हम लोग नॉर्थ पोल कह लेते हैं और इसको साउथ पोल कह लेते हैं। अब रोटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, इसको मान लेते हैं साउथ बना होगा और ये नॉर्थ बना होगा, ये हुआ होगा। अब इस रोटर को यहाँ पे एक शंट जनरेटर या ये कह सकते हैं कि एक प्राइम मूवर के थ्रू इस रोटर को हम लोग रोटेट कराने लगे। जब ये रोटर रोटेट करने लगा और स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करने लगा तो हम ये देखते हैं कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये नॉर्थ पोल बन जाता है और ये साउथ पोल बन जाता है, ये साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता है। तो ये जानते हैं कि जब दोनों सेम नेचर के होते हैं, अगर ये नॉर्थ नॉर्थ होगा तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। जैसे ये अट्रैक्ट हुआ तो ये रोटर में मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और जब अट्रैक्ट होंगे तो एक दूसरे से दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जिस स्पीड से ये आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा था उसी स्पीड से रोटर भी रोटेट करने लगे, क्योंकि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कपलिंग हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि जब ये सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा था तो उसी स्पीड से रोटर भी रोटेट करने लगा। यानी कि अब क्या हुआ कि स्टेटर ही रोटर को रोटेट कराने लगा। तो जिस स्पीड से रोटर रोटेट कर रहा था, स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा था, उसी स्पीड से आपका ये रोटर भी रोटेट करने लगता है। इसी को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं या सिंक्रोनस मशीन कहा जाता है। इसी को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ रोटेट करने लगते हैं। तो इसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। अब आज जो हम लोगों को सिंगल फेज मोटर में पढ़ना है सिंक्रोनस मोटर के बारे में, इसमें दो तरह के मोटर के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले जो मोटर होगी वो रिलक्टेंस मोटर, और फिर दूसरा जो होगा, दूसरी जो मोटर होगी वो हिस्टेरिसिस मोटर होगी। दूसरी मोटर जो होगी वो हिस्टेरिसिस मोटर होगी। यानी एक जो होगी वो रिलक्टेंस मोटर होगी, दूसरी जो होगी वो हिस्टेरिसिस मोटर कहलाती है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलक्टेंस मोटर। कौन सी मोटर? रिलक्टेंस मोटर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो रिलक्टेंस मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इंडक्शन मोटर की, यानी सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर का जिस तरह का स्टेटर होता था उसी तरह का स्टेटर जो है वो रिलक्टेंस मोटर का ही होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर किस तरह से होता था, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे RM होगा, ये आपका जो रिएक्टेंस होगा मेन रिएक्टेंस, उसके बाद यहाँ पे एक स्विच लगा दिया जाता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है, और यहाँ पे एक एक्सिलरी वाइंडिंग होती थी या इसी को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहा जाता था। इसी को हम लोग या तो एक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता था इसको,
और यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे रोटर की बात कर रहे हैं कि रोटर किस तरह से होता है, तो ये आपका रोटर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रोटर जो है वो किस तरह का रोटर होगा। ये जो है रोटर है, इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका हो गया ये मेन मैग्नेटिक रिएक्टेंस हो गया। ये जो होगा हमारा आर ए जो है वो एक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और एक्स ए जो है एक्सिलरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा। यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई दी गई होगी। यहाँ से करंट जो है वो आई एम्पियर की करंट जा रही होगी, इसमें जो करंट होगी वो आई एम करंट होगी, और यहाँ पे जो करंट होगी वो आई ए करंट होगी। तो इसकी हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरह से मोटर जो है। अब उसके बाद जो रोटर है, यहाँ पे ये हम देखते हैं कि किस मटेरियल का ये रोटर बना हुआ होता है। तो हम ये कहते हैं ये मटेरियल जो होगा वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। कौन सा मटेरियल होगा? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा, या रिलेक्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो रिलेक्टेंस होगा इसका, यानी ये सेक्शन का जो रिलेक्टेंस होगा, इसको हम लोग कहते हैं एयर गैप। ये जो होगा वो एयर गैप है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो है ये वाला सेक्शन, ये एयर गैप को बता रहा होगा। यहाँ पे ये जो होती है हाई लो रिलेक्टेंस होता है, यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो लो रिलेक्टेंस का होता है, लो रिलेक्टेंस। और ये यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो हाई रिलेक्टेंस होगा। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे आपका स्टेटर जो है, जिस तरह से हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता था, उसी तरह से जिस तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता था, उसी तरह से हमारा स्टेटर जो होगा। अगर हम लोग स्टेटर की बात कर रहे हैं कि स्टेटर जो है, स्टेटर ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ही तरह होता है स्टेटर। लेकिन रोटर जो है, अगर रोटर की बात की जाए तो रोटर में पहली बात, रोटर में बाइंडिंग यानी कि नो बाइंडिंग, रोटर में कोई बाइंडिंग नहीं होती है। दूसरी बात क्या होगा कि रोटर में टीथ भी नहीं होते हैं। टीथ का मतलब ये होगा कि रोटर में दांत भी नहीं होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो रिलेक्टेंस मोटर होती है, रिलेक्टेंस मोटर, उस मोटर में उस कौन सी ऐसी मोटर होती है कि जिसमें जो है बाइंडिंग नहीं होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो रिलेक्टेंस मोटर होती है उसमें बाइंडिंग नहीं होती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि कौन सी ऐसी मोटर होगी जिसमें टीथ नहीं बने हुए होते। तो हम ये कहते हैं कि रिलेक्टेंस मोटर जो होगी उसमें टीथ नहीं बने हुए होते हैं। तो यहाँ से दो पॉइंट जो मेन निकल के आ रहा है, एक तो ये है कि इसमें कोई रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है, यानी वाइंडिंग नहीं की जाती है। दूसरा जो है कि इसमें टीथ नहीं बने हुए होते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो जब इस मोटर को, यानी जब इस
सिंगल फेज रिलेक्टेंस मोटर को हम लोग सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है या सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, तो इसके जो है मेन वाइंडिंग तथा एक्सिलरी वाइंडिंग की मदद से ये जो है इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो रिलेक्टेंस मोटर है या जो रिलेक्टेंस सिंक्रोनस मोटर है, वो जो है जब जैसे ही हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, तो सप्लाई से कनेक्ट करने के कारण जो है ये मोटर इसके मेन वाइंडिंग तथा एक्सिलरी वाइंडिंग की सहायता से ये मोटर जो है वो किसमें इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ये नहीं है कि जैसे ही हमने इसको सप्लाई दिया और वैसे ही जो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह रोटेट करने लगती है, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमने इस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया, सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ा गया, तो ये देखते हैं कि मेन वाइंडिंग तथा एक्सिलरी वाइंडिंग की मदद से ये मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो कौन सी ऐसी मोटर है जो स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने ये कहा कि सबसे पहले ये कहा गया कि इस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया, और जब सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया तो क्या हुआ कि मेन वाइंडिंग तथा एक्सिलरी वाइंडिंग की सहायता से यह मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय बाद, यानी कि अब कुछ समय बाद जो एयर गैप है, तो एयर गैप अगर हम ये कहते हैं कि करंट जो है हमेशा अगर हम ये करें कि करंट हमेशा जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है वहां पे 3 वोल्ट है, तो हमेशा जो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। यानी करंट का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लिया जाए कि ये देखा जाए कि यहाँ पे जो रिलेक्टेंस है, एयर गैप का रिलेक्टेंस अधिक है और यहाँ पे जो रिलेक्टेंस है वो कम है। जब यहाँ का रिलेक्टेंस कम है तो हमेशा जो है ये हायर रिलेक्टेंस से, यानी कि जो फ्लक्स सेटअप हो रहा होगा, यानी फ्लक्स यहाँ पे हायर रिलेक्टेंस से लोअर रिलेक्टेंस की तरफ ये मोटर जो है वो चलने लगती है। क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे जैसे ही हमने ये देखा जा रहा है कि हमने ये कहा सबसे पहले इसको हम लोग स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया। जब सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया तो यह मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। जब ये मोटर इंडक्शन की तरह स्टार्ट हो जाती है तो कुछ समय बाद जो एयर गैप में फ्लक्स उत्पन्न होगा, यानी एयर गैप का फ्लक्स वो हमेशा हायर पोटेंशियल से, यानी हायर से यहाँ से जो हाई रिलेक्टेंस से लो रिलेक्टेंस की तरफ फ्लो होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो है टार्क उत्पन्न हो जाता है। जब वो टार्क उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एयर गैप टार्क उत्पन्न हो जाता है। जब एयर गैप टार्क उत्पन्न हो जाता है, इससे क्या होगा कि रोटर जो है वो रोटेट करने लगता है, और जब रोटर रोटेट करने लगता है तो ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और ये रोटर का, ये दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और सिंक्रोनाइज होने के कारण जो है यह मोटर जो है वह सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगती है। इसी को हम लोग सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर कहा जाता है। क्या बात होगी, हमने ये कहा, एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार हमने ये कहा कि सबसे पहले जब हम लोग मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया, तो सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करने के कारण क्या हुआ कि ये देखा गया कि सिंगल फेज सप्लाई से जैसे ही हमने मोटर को कनेक्ट किया तो इसके स्टेटर यानी ये आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड और ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से यह मोटर जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह
स्टार्ट हो जाती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद ये देखा गया कि जो यहाँ पे रिलक्टेंस, ये हाई रिलक्टेंस, जैसे हम ये करंट की बात करते हैं तो हमेशा करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है। तो उसी तरह से जो फ्लक्स का सेटअप होता है, जैसे अगर हम ये करें कि फाई बराबर एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है, तो हमेशा जो है यहाँ पे ये देखा जाए कि जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो हायर रिलक्टेंस से लोअर रिलक्टेंस की तरफ फ्लो हो रहा होगा। इसके कारण जो यहाँ पे एक टार्क उत्पन्न हो जाता है और जो एक रिलक्टेंट टार्क उत्पन्न हो जाता है, तथा यह टार्क जो रिलक्टेंट टार्क है, रिलक्टेंट टार्क उत्पन्न होता है, ये सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगती है मोटर। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर या सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के नाम से ये जाना जाता है। अब उसके बाद अगर हम लोग ये बात करते हैं यहाँ पे कि यदि इस मोटर से जो सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर है, इस मोटर का लोड अगर और बढ़ा दिया जाए तो ये इसका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद यह फिर जो है वह इंडक्शन मोटर की तरह काम करने लगती है। इतनी बात जो है यहाँ पे हो रही है। अगर हमने ये कहा कि इस मोटर पे लोड अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब ये लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब ये सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो जाएगा तब ये मोटर जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह चलती रहती है। तो हम ये कहते हैं कि कौन सी ऐसी मोटर होगी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो रिलक्टेंस मोटर होगी वह मोटर जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है। तो इतनी बात जो है इसकी यहाँ पे हुई है। अब उसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात किया जाए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल क्लॉक टाइमर, पहला इलेक्ट्रिकल क्लॉक टाइमर में इसका उपयोग किया जाता है, तथा सिग्नलिंग डिवाइसेस, सिग्नलिंग डिवाइस में यानी सिग्नल की जो डिवाइस होती है उसमें भी इसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है रिकॉर्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह मोटर जो है वो कांस्टेंट मोटर कहलाती है। ये जो है सिंक्रोनस मोटर जो होती है इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, इसीलिए हम लोग इस मोटर को कांस्टेंट मोटर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले रिलक्टेंस मोटर क्या होती है, तो रिलक्टेंस मोटर में जो इसका स्टेटर होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ही तरह होगा, लेकिन रोटर जो है कुछ इस तरह की डिजाइन की जाती है। जो मटेरियल यूज होता है वो फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल होगा। यहाँ पे जो रिलक्टेंस होगा वो लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करती है, और यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है वो हाई रिलक्टेंस होता है। हमने ये कहा कि जैसे हम लोग इसको सप्लाई देंगे, सिंगल फेज की सप्लाई देंगे, तो इससे स्टेटर में ये मेन मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो है हाई रिलक्टेंस से लो रिलक्टेंस की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करने लगता है। उस के फ्लो होने की वजह से एक टार्क डेवलप हो जाता है। जब टार्क डेवलप हो जाता है तो कुछ समय बाद जो है ये
सिंक्रोनाइज हो जाती है। सिंक्रोनाइज होने के बाद यह मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगती है। लेकिन अगर हम लोग इस मोटर के लोड को अगर बढ़ाते जाए तो ये देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है इसका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो टूट जाता है। और जब ये इसका सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है तो यह मोटर जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करने लगती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह चलने लगती है। और इसका एप्लीकेशन जो है कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल क्लॉक टाइमर में उपयोग किया जाता है, सिग्नलिंग डिवाइस में भी उपयोग किया जाता है और रिकॉर्डिंग सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहा पूरा जो है रिलक्टेंस मोटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर, अगर हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर की बात किया जाए तो हिस्टैरिसीस मोटर जो है जब हम लोग बीएच कर्व पढ़े होंगे तो बीएच कर्व में जो है एक आता था हिस्टैरिसीस लूप और दूसरा जो होता था वो एडी करंट लॉसेस, यानी दो तरह के लॉसेस होते थे। वहां पे ये देखा जाता था कि जो बीएच कर्व बनता था, ये बीएच कर्व, तो हम ये कहते थे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता था, तो ये इसी को हम लोग ये कहते थे कि ये हमारा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमें ये डिसएडवांटेज के रूप में प्राप्त होता था क्योंकि ये लॉस हो जाता था। लेकिन यही जो है इसका जो लॉस होता था उसी का उपयोग करके हम लोग इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हिस्टैरिसीस मोटर जो है वो इसी लॉस की वजह से यहाँ पे ये चलती रहती है। तो उसी को हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। तो अगर हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर की बात किया जाए तो हिस्टैरिसीस मोटर जो है इसका भी स्टेटर जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ही तरह होता है। इसका स्टेटर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके स्टेटर की, इसके स्टेटर में ये जो है आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये रिएक्टेंस, ये सिंगल फेज की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे एक जो है ये आपका आर ए है, एक्स ए है, आर एम और एक्स एम। यहाँ पे इसमें जो करंट आएगी वो आई एम और इसमें जो करंट होगी वो आई ए करंट। यहाँ से आई एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए यहाँ पे एक पतली पतली हम लोग लाइनें होती है, एक पतली पतली सी स्ट्रिप लगा दी जाती है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगी। यहाँ पे ये जो होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, इसका जो रोटर होगा, यानी ये वाला जो सेक्शन होगा इसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। कौन सा मटेरियल होगा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। बात कर लेते हैं, ये जो मटेरियल होगा वो एल्यूमिनियम होगा। ये कौन सा मटेरियल होगा? एल्युमिनियम होगा। और यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा। यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा। जो कौन सा मटेरियल होगा? इसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ये कौन सा होगा? मैग्नेटिक मटेरियल होगा। जैसे कोबाल्ट स्टील की बात कर लेते हैं। कौन सा मटेरियल होगा? कोबाल्ट स्टील होगा। कोबाल्ट स्टील होगा। इसको हम लोग कहते हैं मेन बाइंडिंग, और ये जो होगा इसको एक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। ये जो होगा वो एक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। ये क्या होगा? मेन वाइंडिंग, और ये जो होगा वो एक्सिलरी वाइंडिंग कहलाता है। ये आपका स्टेटर है और ये जो है वो रोटर होगा। ये रोटर होगा। ये मेन वाइंडिंग होगा और ये एक्सिलरी वाइंडिंग होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्टेटर की, तो इसके स्टेटर में क्या होता है कि जब हम लोग सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, तो सिंगल फेज सप्लाई देने के कारण क्या होगा कि इसके स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिलरी फील्ड की वजह से, इन दोनों की वजह से यह मोटर जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो। कुछ समय पश्चात इसमें जो है, इसके रोटर में कुछ समय पश्चात जो है इसके रोटर में एक ईडी करंट टार्क तथा हिस्टैरिसीस टार्क उत्पन्न हो जाता है। और ईडी करंट टार्क और हिस्टैरिसीस टार्क उत्पन्न हो जाने के कारण जो है ये जो है कुछ समय पश्चात जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में आ जाता है। जब ये सिंक्रोनाइजेशन में चला जाता है या आ जाता है, तो कुछ समय बाद जो है इसका जो ईडी करंट का टार्क होगा वो 0 हो जाता है। और टार्क जो है वो 0, अभी कैसे 0 हो जाता है उसकी बात हम लोग करेंगे कि क्यों 0 हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो ईडी करंट का टार्क है वो 0 हो जाता है, और हिस्टैरिसीस का टार्क जो होगा, जो हिस्टैरिसीस का टार्क होगा वो कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट रहता है। तो हम ये कहते हैं कि ये मोटर जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर की तरह चलने लगती है, हिस्टैरिसीस मोटर कहलाती है। क्योंकि ये जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर की ही तरह काम कर रही होगी, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगती है। ईडी करंट का मान 0 हो जाता है, ईडी करंट का टार्क 0 हो जाता है, और हिस्टैरिसीस करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए इस मोटर को हिस्टैरिसीस मोटर कहा जाता है। इसीलिए इस मोटर को हिस्टैरिसीस मोटर कहा जाता है। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, हम लोग ये कह रहे हैं कि जब सिंगल फेज मोटर को सप्लाई दी जाती है, तो इस मोटर को सप्लाई देने के बाद क्या हुआ कि ये देख रहे हैं कि मेन मैग्नेटिक फील्ड यानी मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से यह मोटर जो है वो सिंगल फेज मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। जब ये मोटर सिंगल फेज मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ समय बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे
एक हिस्टैरिसीस टार्क और एक ईडी करंट टार्क उत्पन्न हो जाता है। लेकिन थोड़ी समय के बाद ये देखा जाता है कि जो ईडी करंट टार्क है वो जीरो हो जाता है, और ईडी करंट टार्क जब जीरो हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि यह मोटर जो है हिस्टैरिसीस टार्क जो है वो कांस्टेंट बना हुआ होता है, तो हम ये कहा जाता है कि ये मोटर जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर कहलाती है। पूरी तरीके से अगर हमें डीएच कर्व समझ में आता है तो हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम ये कह रहे हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें कि ये मोटर कैसे स्टार्ट हो जाती है, कैसे मोटर ये काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सिंगल फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया। जैसे ही इस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया तो इस मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से यह मोटर जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। यानी यह मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय बाद ये देखा जाता है कि इस मोटर में एक टार्क उत्पन्न होता है जो कि ईडी करंट टार्क प्लस हिस्टैरिसीस टार्क उत्पन्न होता है। लेकिन जब मोटर ये यानी जैसे हिस्टैरिसीस और ईडी करंट टार्क उत्पन्न होता है वैसे ही ये मोटर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में आ जाता है, और सिंक्रोनाइजेशन में आने के बाद ये देखते हैं कि जो ईडी करंट टार्क है वो जीरो हो जाता है, और जब ईडी करंट टार्क का मान जीरो हो जाता है, जैसे ही ईडी करंट का मान जीरो हुआ वैसे ही ये मोटर जो है, क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर का मान कांस्टेंट बना हुआ होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये मोटर जो कहलाती है वो हिस्टैरिसीस मोटर कहलाती है। अब कैसे जीरो हो जाता है, सबसे पहले हम लोग ईडी करंट के बारे में समझा जाता है। अगर हम लोग ईडी करंट की बात कर रहे होंगे तो ईडी करंट में ये देखा जा कि ईडी करंट जो होती है पीई, यानी ईडी करंट लॉसेस क्या होता है, पी जो है वो लॉस पावर लॉस को बता रहा है, ई जो है वो ईडी करंट को बता रहा होगा। तो ईडी करंट लॉसेस जो होता है यहाँ पे मीटा इंटू डी मैक्स का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होगा, ये वैल्यू होती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ईडी करंट प्रोपोर्शनल जो है ये वैल्यू मीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बी यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी ये वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, बचेगा क्या, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर बचेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये रोटर में ही तो सारी प्रक्रिया हो रही है, तो जब रोटर की फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हम ये कहते हैं कि स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यही तो वैल्यू होगी। तो पीई जो है, पीई का मान यानी ईडी करंट लॉसेस की वैल्यू जो होगी यस इंटू यस का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर लॉस इंटू यस स्क्वायर इंटू यस स्क्वायर हो जाएगा, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हो जाएगा। ईडी करंट जो पावर लॉस होता है, हम लोग एयर गैप पावर लॉस की अगर बात करते हैं कि ये जो पीई जो लॉस है वो एयर गैप लॉस जो होगा वो एस पीजी के बराबर होता है। यानी इंडक्शन मोटर में ये देखा जाता है कि जो ईडी करंट पावर लॉस होगा वो जो है गैप इस गैप का जो पावर लॉस एस पीजी के बराबर होगा। जब एस पीजी के बराबर होगा तो यहाँ पे रख दी जाएगी वैल्यू एस इंटू पीजी बराबर या सॉरी बराबर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। तो ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो पीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो जो गैप पावर लॉस होगा वो गैप पावर लॉस पीजी
पावर लॉस जो होगा वो स्लिप के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम लोग स्लिप की बात करते हैं कि स्लिप क्या होती है, यस बराबर NS माइनस NR अपान NS, ये वैल्यू होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये सिंक्रोनाइजेशन में हो जाता है, यानी इस स्टेटर की स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों क्या होते हैं, एक ही साथ चलने लगते हैं, तो स्लिप का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यानी स्लिप का मान 0 हो जाएगा। और जब स्लिप का मान 0 हो जाएगा तो जो टार्क की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे स्लिप 0 हुआ तो पावर क्या हो गई, 0 हो गई। और जब पावर 0 हो गई तो हम ये कहते हैं कि टॉर्क भी 0 हो गया, क्योंकि टॉर्क जो है वो स्लिप की प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो ईडी करंट का टॉर्क है वो स्लिप की अगर प्रोपोर्शनल है, तो स्लिप का मान 0 हुआ तो टॉर्क का मान भी 0 हो गया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो ईडी करंट का टॉर्क होता है, जब ये मोटर सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है, और जैसे ही ये मोटर सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है वैसे ही क्या होता है, ईडी करंट जो टॉर्क है वो 0 हो जाता है, और ये मोटर जो है वो हिस्टेरिसिस मोटर की तरह काम करने लगती है। अब हिस्टेरिसिस मोटर की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में देख लिया जाए। अगर हम लोग हिस्टेरिसिस मोटर की बात कर रहे होंगे कि हिस्टेरिसिस मोटर में क्या हो रहा होगा, तो ये देख लिया जाए कि यहाँ पे P एज प्रोपोर्शनल टू D मैक्स के पावर 1.6 इंटू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए कि पी एच इक्वल टू ये नीटा होगा। तो पी एच प्रोपोर्शनल बी मैक्सिमम की वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है एफ आर बराबर एस इंटू एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे है, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे पी एफ आर की जगह पी एच प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू एफ हो जाएगा। और यहाँ पे एस पी जी प्रोपोर्शनल टू एस इंटू एफ, तो एक यहाँ से एस कट गया, तो पीजी जो है प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि पीजी इक्वल टू क्या होगा, एफ हो जा रहा है। पीजी इक्वल टू कांस्टेंट होगी वैल्यू, तो हम ये कह रहे हैं कि टॉर्क भी कांस्टेंट आ जाएगा, टॉर्क भी कांस्टेंट हो गया। और जब टॉर्क कांस्टेंट हो गया तो इसीलिए कहते हैं कि ये मोटर जो है वो, ये मोटर क्या होती है कि हिस्टेरिसिस मोटर की तरह काम करती है। इसीलिए ईडी, क्योंकि होता क्या है कि ईडी करंट टॉर्क जो है वो 0 हो जाता है। जब ईडी करंट टॉर्क 0 हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये मोटर जो है वो हिस्टेरिसिस मोटर की तरह काम करती है या सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करती है। इसको हम लोग थोड़ा सा दोबारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाए। हमने ये कहा इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे थे तो ये देखा जा रहा था कि जैसे ही हमने यहाँ पे इसको सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया, और जब सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया होगा तो इसके स्टेटर में मेन मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक यह मोटर जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह यह मोटर स्टार्ट हो जाती है। और जब यह मोटर स्टार्ट हो जाती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो है यहाँ पे एक हिस्टेरिसिस टॉर्क और प्लस ईडी करंट टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। जब हिस्टेरिसिस टॉर्क और ईडी करंट टॉर्क उत्पन्न हो जाता है तब ये मोटर जो है वो
सिंक्रोनाइजेशन में प्रवेश कर जाती है, या ये कह सकते हैं यह मोटर जो है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क करने लगती है। और जब ये मोटर सिंक्रोनाइजेशन में पहुंच जाती है तो उस समय क्या होता है कि ईडी करंट का टार्क का मान 0 हो जाता है और हिस्टैरिसीस टार्क का मान जो है हिस्टैरिसीस टार्क का मान जो है वो कांस्टेंट रहता है। और जब हिस्टैरिसीस टार्क का मान कांस्टेंट हो रहता है तो हम ये कहते हैं कि ये मोटर जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर कहलाती है। यहीं से ये बात क्लियर हो रही कि ये मोटर जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर की तरह काम करती है, हिस्टैरिसीस मोटर कहलाती है। अब इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये देखा जाए, इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या एप्लीकेशन एप्लीकेशन अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ये जो है इसका भी उपयोग जो हम लोग टाइमिंग डिवाइस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? टाइमिंग डिवाइस में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है वो रिकॉर्डिंग में भी किया जाता है। ये मोटर जो है कांस्टेंट मोटर भी कहलाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है सिग्नलिंग में भी किया जाता है। सिग्नलिंग डिवाइस में ही इसका उपयोग किया जाता है। यह मोटर जो है वो नॉइज लेस होती है, यानी इसमें जो है नॉइज बिल्कुल ही नहीं होता है। इसलिए इसका उपयोग जो है हम लोग खिलौने में भी, जो खिलौने बने हुए होते हैं, वो इसी मोटर का प्रयोग हम लोग किया जाता है, हिस्टैरिसीस मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है नॉइज लेस होती है, तो इसलिए जो हम लोग इसका उपयोग रिकॉर्डिंग में भी किया जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जहाँ पे हम करते हैं वहां पे इसी मोटर का प्रयोग किया जाता है कि जिससे हमें इस मोटर की नॉइज ना आ सके, इसका उपयोग हम लोग वहां पे भी किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग ये जो चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है, लगभग जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, दोनों मोटर जो है ये यहाँ पे समाप्त हो गया। इससे पहले हम लोग बहुत से सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ा गया है पूरा, अगर पूरे की बात की जाए तो सिंगल फेज मोटर में क्या, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कम्यूटेटर टाइप मोटर जो कल पढ़ रहे थे, उसी के बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा देख लिया जाए। कम्यूटेटर टाइप मोटर, कम्यूटेटर टाइप मोटर को ही हम लोग एसी सीरीज मोटर या क्या कहते हैं यूनिवर्सल मोटर, इसी को हम लोग, और ये बहुत पूछा जाता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो मोटर है एसी प्लस डीसी दोनों ही सप्लाई पे वर्क करती है। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल मोटर। एसी सीरीज मोटर को ही हम लोग यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि कौन सी ऐसी मोटर होगी जो एसी और डीसी दोनों पे काम करता होगा। तो हम लोग कहेंगे कि यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है। अब उसके बाद यह मोटर जो है डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है। यह मोटर जो है, अगर हम लोग डीसी सीरीज मोटर की अगर बात कर लिया जाए, यानी कि ये कह सकते हैं कि डीसी मोटर बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन होता है डीसी मोटर का, सेम कंस्ट्रक्शन जो है इस मोटर का भी होता है। ये मोटर जो है वो डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है। ये उसका फील्ड है, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे आर्मेचर को दिखाया गया है।
यहाँ पे ये सप्लाई होगी, सप्लाई वोल्टेज भी, सप्लाई वोल्टेज ये V है, ये यहाँ पे RSE है, ये RA है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, और ये आपका आर्मेचर है, यहाँ पे E, ये कार्बन ब्रश लगे हुए जो उसके टर्मिनल है। इसमें जो करंट आ रही होगी, यहाँ से करंट I आ रही होगी, इस फील्ड की जो करंट होगी वो ISE होगी, इस आर्मेचर की जो करंट होगी वो IA करंट होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि I बराबर ISE बराबर IA होगा, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू जो है वो समान होती है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। तो अगर हम लोग डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो हमने ये कहा था कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे एक ये देखा जाए, हमने कहा कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमेशा जो फ्लक्स लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यहाँ पे ये आर्मेचर को दिखाया गया है, ये जो है वो आर्मेचर को, यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई वोल्टेज V है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे होंगे। तो हमने ये कहा कि जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया गया होगा, तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे इस कॉइल में एक करंट फ्लो होने लगती है। इस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि इसमें जो है एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे है। तो दोनों मैग्नेटिक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे एक फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण क्या होगा, जो फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा, F बराबर VIL नेचर का फोर्स होता है, जहाँ पे V जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, I जो है इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है, और L जो है इस कंडक्टर या कॉइल की लेंथ को बता रहा होगा। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे एक फोर्स लगा, अब फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे एक टार्क डेवलप हो गया। क्या हुआ, एक टार्क डेवलप हुआ। तो टार्क जब डेवलप हुआ तो ये आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है वो रोटेट करने लगता है। जब रोटेट करने लगता है तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कट करेगी, और कट करने के कारण क्या होता है कि एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, यानी यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो उस रूल के अप्लाई करने के कारण क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि यहाँ पे जो करंट आ रही होगी और यहाँ पे जो करंट होगी, उसके कारण एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ। जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसके करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, उससे जो है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो करंट पहले से यहाँ पे अप्लाई की गई है, उसी करंट के अपोजिट में ये करंट फ्लो होने लगती है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज ने ये कहा था कि ये बात यहाँ पे प्रूव भी हो रही होगी। लेंज ने ये कहा था जिस कारण से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसी के कारण यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, उसके कारण यहाँ पे विरोध कर रहा होगा। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो यूनिवर्सल मोटर की अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बात तो क्लियर है, ये जो है डीसी सप्लाई पे तो काम करेगी ही करेगी। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि इसको जो है अगर हम लोग एसी सप्लाई दे दिया जाए तब क्या होगा, ये बात हो गई कि एसी सप्लाई पे भी ये काम करती है। तो हमने ये कहा
कि मान लेते हैं कि जो डीसी सीरीज मोटर का टार्क होता है वो टार्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई होता है। ये वैल्यू हम लोग निकाले थे। अगर ये देखा जाए यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही होगी तो वो इस नेचर की कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, यहाँ पे 0 पाई 2 पाई और ये 3 पाई होगा। अब ये जानते हैं कि करंट जो होती है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस नेचर की करंट होगी, एसी सप्लाई की बात हो रही है कि जिस नेचर की करंट होगी उसी नेचर का यहाँ पे एक फ्लक्स डेवलप हुआ होगा। क्या हुआ होगा? एक फ्लक्स बना होगा। तो फ्लक्स भी कुछ इसी तरह का फ्लक्स बना होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो टार्क हमें मिल रहा होगा, क्योंकि टार्क जो है फ्लक्स इंटू आई के प्रोपोर्शनल है। तो जब हम लोग जीरो से, कहाँ से, जीरो से लेके पाई तक की बात कर रहे हैं, तो जब यानी ये फ्लक्स हो गया, ये हमें यहाँ पे टार्क मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जीरो से लेके पाई के बीच में करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव, टार्क देखा जाए तो करंट की भी वैल्यू पॉजिटिव और फ्लक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो टार्क हमें पॉजिटिव मिला होगा। टार्क जो है यहाँ पे पॉजिटिव मिला। अब उसके बाद ये कहते हैं कि करंट की वैल्यू भी निगेटिव और फ्लक्स की वैल्यू भी निगेटिव, मतलब दोनों वैल्यू निगेटिव होगी तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे टार्क जो है वो तब भी हमें पॉजिटिव मिला होगा। फिर हमें यहाँ फ्लक्स निगेटिव, करंट निगेटिव, तब भी हमें यहाँ पे टार्क पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये किसका ग्राफ है? ये डीसी सप्लाई का ही तो ग्राफ है। तो हम ये कहते हैं कि इस मोटर को चाहे हम लोग एसी सप्लाई दे या डीसी सप्लाई दे, दोनों पे ही हम लोगों की यूनिवर्सल मोटर काम करती है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि किस मोटर की इफिशिएंसी, यानी डीसी सप्लाई अगर हम लोग देंगे तब इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी या एसी सप्लाई दिया जाएगा तब इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ये बात क्लियर है कि अगर हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो डीसी सप्लाई के कंपेयर में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, क्योंकि एसी सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि लॉसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और लॉसेस बढ़ जाते हैं तो इफिशिएंसी जो है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। तो जो आपकी डीसी मशीन होती है, अगर ये कहें कि हम लोग यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो उस समय अगर इफिशिएंसी जो है 80% आ रही होगी, तो अगर एसी सप्लाई दिया जाए, एसी सप्लाई, तो उस समय इसकी इफिशिएंसी जो है वो 75% होगी, यानी 5% इसकी इफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है, चाहे हम लोग एसी सप्लाई दे या डीसी सप्लाई दे, दोनों पे काम करती है। वैसे बस अंतर इतना हो जाता है कि एसी सप्लाई देने के बाद जो है ये मोटर जो है वो क्या हो जाती है, एसी सप्लाई देने के बाद ये मोटर जो है वो इसकी इफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो ये आपका यूनिवर्सल मोटर रहा। हम लोग बेसिकली सिंगल फेज मोटर में सभी मोटर के बारे में पढ़ लिया गया, चाहे वो हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं या सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर या सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप की जो मोटर है। कम्यूटेटर टाइप में ही हम लोग एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर में कि अगर हम लोग बात कर रहे थे तो यूनिवर्सल मोटर में ये देखा जाता था कि चाहे हम वो एसी सप्लाई दीजिए या डीसी, दोनों पे ही वो वर्क कर रही थी या दोनों पे ही काम कर रही थी। तो ये जो है यूनिवर्सल मोटर का। अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो यूनिवर्सल मोटर का जो एप्लीकेशन है, पहली बात तो कि इसका स्टार्टिंग टार्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये सभी जो है मोटर सिंगल फेज मोटर होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसका एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ये देखा जाए कि जो मिक्सर होता है उसमें भी हम लोग यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे वो ग्राइंडर है उसमें भी एसी यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। या फिर हम ये कह रहे हैं कि जो हेयर ड्रायर होता है उसमें भी आप देखे होंगे कि उसमें जो मोटर होती है वो भी यूनिवर्सल मोटर होती है। या मशीन टूल के लिए उपयोग किया जाए
उसके लिए भी यूनिवर्सल मोटर ही होती है। चाहे हम लोग इलेक्ट्रिक स्केलर की बात किया जाए, उसमें भी क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर ही होती है। चाहे हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात किया जाए, इन सभी जगहों पे जो है हम लोग यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली पूरी तरीके से आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट। नेक्स्ट जब पढ़ा जाएगा तो वो जो होगा वो मेजरमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें यह है कि हम लोग जो पढ़े हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर टाइप मोटर और उसके बाद तीसरा जो था वो सिंक्रोनस टाइप मोटर। इसमें हम लोग बहुत सारी मोटर को पढ़ा गया था। स्प्लिट फेज मोटर थी, चाहे रजिस्टर स्टार मेथड, चाहे कैपेसिटर स्टार मेथड, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर, या फिर हम लोग ये करें कि शेडेड पोल मोटर जो थी, ये सभी जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में आती। कम्यूटेटर टाइप मोटर में हम लोग देखा गया कि यूनिवर्सल मोटर के बारे में पढ़ा गया, और सिंक्रोनस मोटर की अगर हम लोग बात किया जाए तो रिलक्टेंस मोटर और प्लस हिस्टैरिसीस मोटर जो है, ये सभी जो है वो सिंगल फेज मोटर की कैटेगरी में जाती है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सर। Manoj sir, time is over. Kindly conclude, please. ओके, थैंक यू सर। Okay, thank you very much. थैंक यू।